हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस की डेरेंट करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 28 से 31 मई का करंट अफेयर्स जो है एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो के साथ ये आपका मई का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जून के जितने दिन निकल गए हैं उन सबका एक सिंगल वीडियो दे देंगे और उसके बाद इंडिविजुअल डेज का वीडियो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ट्रैक पे आ जाएगा सारा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय शांति सैनिकों पीस जो सोल्जर्स हैं, शांति सैनिक हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल जो है वो शांति सैनिकों को मृत्यु के उपरांत, मरणोपरांत दिया जाता है। तो आपको बताना है कितने भारतीय सैनिकों को ये अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 5 और 2। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है 3 भारतीय शांति सैनिकों को अभी हाल में ये जो है सर्वोच्च वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो है 2 लोग हैं, वो है सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और संबाली राम विश्नोई। ठीक है, ये 2 सैनिक हैं जो बीएसएफ के हैं, हेड कांस्टेबल हैं शिशुपाल सिंह और संबाली राम विश्नोई। ये लोग हैं, ये युगांडा के साथ कोंगो सीमा के पूर्वी शहर गोमा में संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे। ये 2 भारतीय जो है शांति सैनिक हैं जिनकी वहां पर युगांडा के साथ कोंगो सीमा के पूर्वी शहर गोमा में इनकी क्या है प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई है। बाकी एक और है शब्बर ताहिर अली। ठीक है, ये इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ एक नागरिक क्षमता, असैनिक क्षमता में कार्यरत थे। मतलब ये सैनिक नहीं थे, ये सिविलियन थे और सिविल कैपेसिटी में ये वहां पर काम कर रहे थे। इनकी वहां पर मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इन 3 लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी ये डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल जो है ये संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो ये 3 भारतीय जिनको मृत्यु के उपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक सड़क को कोमागाटा मारू वे का मानद नाम दिया जा सकता है? ठीक है, ये सड़क को जो है वो कोमागाटा मारू वे का मानद नाम दिया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, कनाडा और अफ्रीका। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। कनाडा में एक सड़क है जिसका नाम क्या है, कोमागाटा मारू वे के नाम पर रखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, सड़क कौन सी है, वैंकूवर कनाडा में एक सड़क को कोमागाटा मारू वे का मानद नाम दिया जा सकता है। ये कोमागाटा मारू क्या है, 1914 में जब ब्रिटिश भारत के अधीन देश था उस टाइम भारत से 376 यात्रियों को ले जाने वाले जापानी जहाज, इस जहाज का नाम था कोमागाटा मारू, को कनाडा में भेदभावपूर्ण कानून के कारण ब्रिटिश कोलंबिया शहर से वापस भेज दिया गया था। ठीक है, ये वापस हिंदी में लिखना रह गया है, यहाँ से इसको वापस। एक्चुअल में कुछ भारतीय यात्री जो हैं वो भारत से क्या है यात्रा करते हुए कोमागाटा मारू पहुंचे हुए थे, बट वहां पर कनाडा ने इनको वहां पर उतरने नहीं दिया और इनको वहां से वापस भेज दिया। और ये जहाज लौटकर फिर कहाँ आया, कलकत्ता के बंदरगाह पे आया और वहां पे क्या है, इनकी जो जहाज में जो लोग थे उनकी कलकत्ता बंदरगाह पर तैनात अंग्रेज अधिकारियों से झड़प हुई और उसमें करीब 19 जो है लोगों का, 19 भारतीयों की क्या है उसमें मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये कोमागाटा मारू जो है इंसिडेंट था और जो जहाज के नाम पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसी के नाम पर कनाडा में एक सड़क को ये नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत, ये कंप्यूटर का नाम है ऐरावत, को दुनिया में कौन सा स्थान मिला हुआ है? ठीक है, आपको वो स्थान का नाम बताना है, 75वां, 86वां, 97वां और 65वां। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। भारत का जो सुपर कंप्यूटर ऐरावत है इसको दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों में 75वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, ये जो सम्मेलन हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन जो 2023 के लिए ये जर्मनी के हैमबर्ग में हुआ है, 21 से 25 मई तक आयोजित किया गया है। ठीक है, बाकी ये जो सुपर कंप्यूटर ऐरावत है ये CDAC पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक, भारत सरकार द्वारा AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत ये कंप्यूटर क्या है स्थापित किया गया है। इसकी जो गणना क्षमता है वो 8.5 पेंटाफ्लॉप्स है। ये डबल प्रिसीजन की निरंतर गणना क्षमता देता है। इसकी शीर्ष गणना क्षमता जो है वो डबल प्रिसीजन
13 पेंटाफ्लॉप्स है। ठीक है, तो मेनली आपसे यही डेटा पूछा जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 13 पेंटाफ्लॉप्स की है। कहाँ पे स्थापित है? सी डेक पुणे में स्थापित है। सम्मेलन कहाँ हुआ है? जर्मनी के हैम्बर्ग में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कंप्यूटर के बारे में, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाता है आपसे कि दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, दुनिया में उसका कौन सा स्थान है। इसके अलावा जो दुनिया के 5 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं उनकी ये लिस्ट है, जिसमें टॉप नंबर पर है फ्रंटियर नाम से सुपर कंप्यूटर है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। दूसरा जो कंप्यूटर है वो फुगाकू है जापान का। लूमी तीसरे नंबर पे फिनलैंड का है। लियोनार्डो चौथे नंबर पे इटली का है। और समिट जो है वो 5वें नंबर पे है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो इस लिस्ट में देखेंगे कि शीर्ष 5 स्थानों पर 2 सुपर कंप्यूटर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए कौन सा बहुभाषी चैटबॉट जो है लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शंस है कृषि लाभ, ग्रामश्री, अन्नकर्ता और जुगलबंदी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये जुगलबंदी नाम से माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है, ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी जो है वो चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कई भाषाओं में उपयोगकर्ता के प्रश्नों को समझकर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, हेल्प प्रोवाइड करनी है। जुगलबंदी से कई सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी क्या है, लोगों को मिल सकेगी, उनकी क्षेत्रीय भाषा में मिल सकेगी। ठीक है, जो लैंग्वेज का बैरियर होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में, वो इस बैरियर को कहीं ना कहीं पाटने में सहायता करेगी। यह जो है विशेष रूप से उन लोगों की मदद करेगा जो अंग्रेजी पढ़ने, लिखने या समझने में असमर्थ है। तो उनको जो क्षेत्रीय भाषा है उसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन हुआ है, ये देश का पहला शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ किया है आपको बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र में ये शिखर सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नवाचार और तकनीकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, ये नवीन तकनीकें प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार करने और खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता बनाने में क्या करेंगी, मदद करेंगी। ये शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक स्टार्टअप और 20 प्रमुख उद्योग जो है वो भाग लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसके और भारत सरकार के बीच कोई एक समझौता हुआ है। आपको बताना है कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर ये हस्ताक्षर किए, कितने मिलियन डॉलर का ये ऋण जो है वो भारत सरकार को एडीबी द्वारा मिलने वाला है। ऑप्शन है आपके पास 140.12 मिलियन, 142.12 मिलियन, 145.12 मिलियन और 141.12 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये 141.12 141.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण करार पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं भारत सरकार और एडीबी के बीच। ये ऋण जो है वो आंध्र प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में स्थित 3 औद्योगिक समूहों में आवश्यक बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे सड़क, जल आपूर्ति प्रणाली और बिजली वितरण नेटवर्क के विकास का समर्थन करना है। ठीक है, ये इसके लिए ये ऋण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है कर्नाटक, नई दिल्ली, राजस्थान और गोवा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें ब्रह्मोस और मिश्र धातु निगम लिमिटेड इसके सह मेजबान जो है वो भागीदार रहे हैं। कॉन्क्लेव की जो थीम रही है वो एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना थी। 2023-24 से 2030-31 तक 6000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जो फसलों का सर्वेक्षण हो वो डिजिटली हो, ठीक है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य और
12 राज्य। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। ये केंद्र सरकार ने 6 राज्यों के साथ ये समझौता किया हुआ है। ये 6 राज्यों में है, आसाम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें क्या होगा, विभिन्न कृषि मौसमों के दौरान देश भर में बोई जाने वाली फसलों की स्पष्ट तस्वीर देगा। ठीक है, ये डिजिटली सर्विलांस किया जाएगा, तो ये क्लियर पिक्चर जो है वो देगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है किसान और उसकी बोई गई फसल के डेटा के बारे में एक सत्यापित स्रोत तैयार करना है। ठीक है, डिजिटल सर्वेक्षण प्रणाली नई तकनीकी जैसे एडवांस एनालिटिक्स, GIS GPS तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो है उपयोग करेगी। ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। ये GPS टेक्नोलॉजी भी यूज की जाएगी, ड्रोन वगैरह से सर्वेक्षण किए जा सकते हैं, जिससे ये जो डेटा तैयार होगा वो क्या होगा, ऑथेंटिक होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट नहीं होगा। और उसके बाद जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो किसानों को दी जा सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? अभियानों के नाम है सहायता अभियान, आत्मनिर्भर अभियान, समर्थ अभियान और स्वाभिमान अभियान। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये समर्थ अभियान जो है स्टार्ट किया गया है ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इस अभियान को कब लॉन्च किया गया है? ये 25 मई को लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। इसका जो संचालन हो रहा है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हो रहा है। ये जो इसका संचालन रहेगा वो 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। इसका प्रमुख जोर जो है वो महिलाओं पर विशेष ध्यान के साथ ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को क्या है, बढ़ावा देना है। ठीक है, ताकि करेंसी पर, जो फिजिकल करेंसी है उस पर डिपेंडेंसी जो है वो कम की जा सके। ठीक है, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो ज्यादा क्लीन होते हैं और ज्यादा जो है वो सुरक्षित होते हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष हैं, एक्चुअल में अभी जो कुछ चीते जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे उनमें से कुछ की जो है असमय मृत्यु हुई है, 3 शावकों की भी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो उसी सब चीजों को देखते हुए एक नई समिति जो है निगरानी और समीक्षा के लिए बनाई गई है। उस समिति के अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास PR सिन्हा, डॉक्टर राजेश गोपाल, RN मेहरोत्रा और HS नेगी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में एक नई समिति का जो है गठन किया गया है। ठीक है, ठीक, ये जो राजेश गोपाल जी हैं ये टाइगर फोरम के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। इनकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जो ग्लोबल टाइगर फोरम है उसके जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, ये 3 शावकों की मौत के बाद इस कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों का 4 सदस्यीय परामर्श पैनल भी होगा। ठीक है, ये 2 जत्थे में कुल, ये जो अभी तक आए हुए थे ये 2 जत्थे में 2 बार कुल 20 चीते भारत पहुंचे हैं, जिसमें नामीबिया से 8 चीते और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए थे। नामीबिया से आए थे सितंबर 2022 में और दक्षिण अफ्रीका से 12 फरवरी में ये जो चीते आए हुए थे। वो फरवरी में जो है 2023 में ये चीते आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो 29 मई 2023 को अपने अगली पीढ़ी के नेविगेशन श्रृंखला के उपग्रह को लॉन्च किया है। आपको उस उपग्रह का नाम बताना है। नेविगेशन श्रृंखला का ये उपग्रह है, आपको नाम बताना है। ऑप्शन है NVS-4, NVS-3, NVS-2 और NVS-1। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। NVS-1 को जो है इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका वजन जो है वो करीब 2232 किलोग्राम है। इसकी जो लॉन्चिंग हुई है ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV F-12 रॉकेट द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन श्रृंखला के लिए दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। सेकेंड जनरेशन के जो उपग्रह है नेविगेशन श्रृंखला के लिए उसमें से ये पहला उपग्रह है। यह स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी ले जाएगा। इस घड़ी का उपयोग GPS सटीक स्थान टाइमिंग के लिए
किया जाएगा। नाविक जो है एक भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो जीपीएस के समान है। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो भी एक नेविगेशन प्रणाली है। भारत जो है अपना क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली जो है डेवलप कर रहा है, उसका जो नाम है वो नाविक है। उसी श्रृंखला के तहत ये जो है वो सेकंड जनरेशन का पहला उपग्रह एनवीएस जो 1 जो है वो छोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा कितने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? केंद्र सरकार ने अभी कुछ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो नियुक्त किए हैं। आपको बताने कितने उच्च न्यायालयों में हुए हैं। ऑप्शन है 6, 5, 8 और 4। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये 5 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में केंद्र सरकार ने नियुक्त किए हैं। इसमें पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका। ठीक है, यहाँ इनका कार्यकाल जो है वो केवल 4 दिन का है। ठीक है, ये मात्र 4 दिन के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। दूसरे हैं मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है न्यायमूर्ति एस.बी. गंगापुरवाला। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति M.S.R. रामचंद्र राव। केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति S.B. भट्टी और राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ठीक है, तो ये 5 जो हैं वो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हाल में जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड द्वारा किस अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है टाइगर शार्क 40, अजय वॉरियर 2023, सुदर्शन शक्ति 2023 और वीर गार्डियन 2023। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये सुदर्शन शक्ति नाम से एक अभ्यास का आयोजन जो है वो भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड द्वारा किया गया है। बाकी टाइगर शार्क अभी हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, ये अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, ये अभ्यास जो है वो 22 से 25 मई तक राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर आयोजित किया गया है। ठीक है, यह अभ्यास जो है वो भारतीय सेनाओं की परिचालन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें सैन्य ड्रिल के दौरान ड्रोन को कवर करने वाले विशेष बलों और विशेष तकनीकी को तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का मुकाबला करना है। बिकॉज अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर आ रहा है उसमें मैन टू मैन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम ही बताए जा रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि जो युद्ध होंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होंगे, तकनीकी पर आधारित होंगे। तो उन्हीं का मुकाबला करने के लिए ये ड्रिल क्या है, ये जो अभ्यास है आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? कौन सा ऐसा नगर निगम है भारत का पहला जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज किया है? ऑप्शंस है इंदौर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, पटना नगर निगम और मुंबई नगर निगम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये पटना नगर निगम जो है वो भारत का पहला नगर निगम बना है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज किया हुआ है। ठीक है, ये पहला नगर निगम है। इसके साथ ही पटना नगर निगम के सभी जोनल और पेमेंट काउंटर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है ये संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है। 28 मई को, 27 मई को, 29 मई को और 30 मई को। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है वो नए आधुनिक संसद भवन का क्या है जो है उद्घाटन किया गया है। यह इमारत जो है वो सेंट्रल विस्टा परियोजना के पुनर्विकास का एक हिस्सा है। ठीक है, इसकी आधारशिला है वो 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला जो है वो रखी गई थी। इस इमारत की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि ये लगभग 65,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में निर्मित है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल हॉल, संयुक्त सत्र, सेंट्रल लाउंज, संवैधानिक हॉल और कार्यालय जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा इस इमारत का जो आकार है वो त्रिकोणीय है और इसका जीवन काल जो बताया जा रहा है वो 150 वर्ष से अधिक का होगा। 150 वर्ष से अधिक का जो इसका जीवन काल होगा। इसमें निचले सदन के कक्ष में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने के लिए जगह है और उच्च सदन में करीब 300 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। इसकी लागत जो है वो 862 करोड़ की अनुमत लागत से इसका निर्माण जो है वो टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया गया है। बाकी परियोजना की जो लागत है वो करीब 1000 करोड़ रुपए को पार की गई है। ठीक है,
तो ये हो गया नए संसद भवन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अटल भूजल योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 और 2028। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन आपका सी है, वर्ष 2027 तक केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को बढ़ाने का फैसला लिया हुआ है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति NLSC ने अटल भूजल योजना को अतिरिक्त 2 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसकी मूल समाप्ति जो थी वो 2025 में होनी थी। 2 वर्ष बढ़ाने के बाद इसकी अब जो समाप्ति तिथि है वो वर्ष 2027 है। इसको जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था 5 वर्षों के लिए। इसमें 7 भारतीय राज्यों के 80 जिलों में इसको लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य फोकस संरक्षण और स्मार्ट जल प्रबंधन की दिशा में सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन लाने से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा योजना के कुछ और जो है, यह योजना जो है जल दक्षता में सुधार के लिए नवीन सिंचाई तकनीकी को भी क्या है, प्रोत्साहित करती है। यह भूजल पुनर्भरण और मांग पक्ष के हस्तक्षेप पर भी क्या है, केंद्रित है। ठीक है, तो ये अटल जल योजना के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, ये नेपाल से संबंधित है। अरुण 3 जो जल विद्युत परियोजना है वो नेपाल से संबंधित है। ये जो भारत की सतलज जल विद्युत निगम है SJVN लिमिटेड, नेपाल में 4,900 करोड़ रुपए की दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 3 को अरुण 4 को भी विकसित करेगी। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में SJVN जो है वो 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का विकास करे। एक्चुअल में अरुण 3 जो है वो जल विद्युत परियोजना ऑलरेडी रन कर रही है। अभी ये सतलज जल विद्युत निगम को अरुण 4 का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल गया है। ये करीब 4900 करोड़ रुपए की दूसरी पनबिजली परियोजना होगी जो सतलज जल विद्युत निगम वहां पर करेगा। ठीक है, ये जो अरुणा नदी पर ये परियोजनाएं चल रही हैं, ये रन ऑफ रिवर परियोजना है। ठीक है, ये जो अरुण 3 है, ये रन ऑफ रिवर परियोजना है। इसे 2024 में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा अरुण 4 का नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सतलज जल विद्युत निगम को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? अभी IPL का जो है वो फाइनल हुआ है जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई है। आपको बताना है चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराया है। ऑप्शन है आपके पास मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ये गुजरात टाइटंस को हराते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने ये खिताब जीता है। ये फाइनल जो है वो 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर अपना ये 5वां IPL खिताब जीता है। 4 बार ऑलरेडी ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स IPL का फाइनल जीत चुकी है, ये 5वीं बार इन्होंने फाइनल जीता है। बाकी ये IPL का 16वां संस्करण था। ठीक है, तो 16 में से 5 जो है वो ट्रॉफीज जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के पास है। बाकी जो ये रहा है इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे हैं वो डेवोन कॉनवे रहे हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे हैं वो शुभमन गिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी पुरस्कार कुछ दिए गए हैं IPL में। ये एक है पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों को मिलता है, ये मोहम्मद शामी को मिला है। ऑरेंज कैप जो सबसे अधिक रन लेने वालों को मिलता है, ये शुभमन गिल को मिला है। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है वो यशस्वी जायसवाल रहे हैं। कैच ऑफ द सीजन जो मिला है राशिद खान को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो रहे हैं शुभमन गिल, और फेयर प्ले पुरस्कार जो मिला है वो दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। ठीक है, IPL के ये सारे पुरस्कार जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वेन्यू भी पूछ लिया जाता है कि मैच कहाँ पे खेला गया, किसको हराया, किसने हराया। ठीक है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन, ये जो फैक्ट्स लिखे हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग जो है वो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इनको किस संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक जो है वो चुना गया है? ठीक है, जो भारत के कैग हैं इनको जो है भारत के अलावा किस और बाहरी संगठन का जो है वो लेखा परीक्षक चुना गया है? ऑप्शन है WHO, WB, ADB और IMF। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WB वर्ल्ड बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF
ये मॉनेटरी फंड जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये है। आपको बताना है किसका बाहरी लेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है। सही जवाब है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको जो है चुना गया है। ठीक है, इनको क्या है, इनका दोबारा चुनाव जो है ये कब हुआ है, 2024 से 27 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए किया हुआ है। इनका जो चुनाव था वो जिनेवा में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में हुआ है। ये 19 से 23 तक ऑलरेडी इनके पास 4 साल का ये पद पहले था, तो इनका ये सेकंड टर्म हो जाएगा। 24 से 27 तक ये इनका दूसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन्हें मार्च 2023 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के पद के लिए चुना गया था। तो अभी ये भारत के कैग हैं ही। इसके अलावा इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है वो लेखा परीक्षक चुन लिया गया है सेकंड टर्म के लिए, और ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के भी लेखा परीक्षक जो हैं चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, ये भारत ने ये खिताब जो है वो जीता हुआ है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, ये जो महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप जो खिताब है ये भारत ने जीता हुआ है। ठीक है, ये जो है इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, NSCCAVA सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसने भारत ने ये कप जो है जीत लिया है। ये कप जो है काठमांडू में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो था वो नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन ने किया हुआ था। इसमें 8 देशों ने जो है वो भाग लिया था। प्रतियोगिता में जो है वो कजाकिस्तान जो है विजेता रहा है, मतलब भारत ने जो है कजाकिस्तान को हरा कर ये कप जीता हुआ है। बाकी नेपाल इसमें तीसरे स्थान पर रहा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है 29 मई, 28 मई, 30 मई और 27 मई। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, 29 मई। ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो 29 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष की थीम जो थी वो थी पीस बिगिंस विद मी। ठीक है, जो इस वर्ष के जो शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस है, इसकी जो थीम थी इस वर्ष वो थी पीस बिगिंस विद मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मो घर आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? योजना है मो घर आवास योजना, ये किस राज्य द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये उड़ीसा द्वारा जो है मो घर आवास योजना जो है शुरू की गई है। उड़ीसा सरकार द्वारा ये स्टार्ट की गई है। यह योजना है ऐसे सभी परिवारों को कवर करेगी जो मौजूदा आवास योजना से छूटे हुए हैं, जिनको अभी तक किसी योजना में आवास योजना में कवर नहीं किया गया है, वैसे लोगों को ये योजना कवर करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थी 3 लाख रुपए तक का आवास ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि को छोड़कर 10 वर्षों में चुकाया जा सकता है। ठीक है, पहला वर्ष छोड़कर 10 वर्षों तक इसको चुकाया जा सकता है। एक व्यक्ति ऋण राशि के 4 स्लैब, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए में से एक का विकल्प जो है वो चुन सकता है। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ जो है इनके नए अध्यक्ष चुने गए हैं आर दिनेश जी। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, आयुक्त कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी चुने गए हैं। तुर्की के नए राष्ट्रपति जो हैं वो रेसेप तैयप एर्दोगन दोबारा चुन लिए गए हैं। इसके अलावा बांद्रा बरसोवा जो सी लिंक है इसका नाम बदलकर स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के सभी PDF जो हैं वो टेलीग्राम के द्वारा फ्री PDF के रूप में उपलब्ध है। आपकी टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।